ज्ञान और विज्ञान की इस एक और गहरी चर्चा यानी इस गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय एक ऐसा शब्द है जिसे हम सभी ने बचपन से अनगिनत बार सुना है। बिल्कुल। और वो शब्द है अधिगम, जिसे हम आम भाषा में लर्निंग या सीखना कहते हैं। हाँ, अक्सर जब हम सीखने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में स्कूल, किताबें, क्लासरूम या वो पुराना ब्लैक बोर्ड उभर आता है ना? एकदम सही। ऐसा लगता है जैसे अधिगम केवल वही तक सीमित है। लेकिन आज की ये चर्चा आज हम इस गलतफहमी को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। बिल्कुल। दरअसल अधिगम एक बहुत ही विशाल और काफी जटिल प्रक्रिया है जो हमारे पूरे जीवन के व्यवहार को आकार देती है। हमारे चलने के तरीके से लेकर हमारे डरों तक सब कुछ अधिगम का ही हिस्सा है। मनोविज्ञान की दुनिया में अधिगम की जो परिभाषा है ना, वो रोजमर्रा की समझ से काफी अलग है। अगर उपलब्ध स्रोतों के आधार पर इसकी सबसे अधिक स्वीकार्य परिभाषा को देखें तो अधिगम का मतलब है अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये स्थायी शब्द है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई दवा लेता है या कोई बहुत थक गया है और उसके व्यवहार में कुछ बदलाव आ गया है तो उसे अधिगम नहीं कहा जाएगा। वह महज एक अस्थायी शारीरिक प्रतिक्रिया है। हाँ, जैसे अगर कोई नींद की कमी के कारण चिड़चिड़ा व्यवहार कर रहा है तो वो अधिगम नहीं है। नींद पूरी होते ही वो इंसान वापस सामान्य हो जाएगा। बिल्कुल। और इसके अलावा केवल उम्र बढ़ने या शारीरिक परिपक्वता के कारण होने वाले बदलाव भी अधिगम की श्रेणी में नहीं आते। उदाहरण के लिए एक नवजात शिशु 12 से 15 महीने का होने से पहले नहीं चल सकता। ये उसकी शारीरिक परिपक्वता पर निर्भर है। सही कहा, जब तक शरीर तैयार नहीं होगा अचानक चल नहीं सकता। इसलिए यहाँ चलने में शुरुआती बदलाव परिपक्वता के कारण है, न कि अधिगम के कारण। और एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अधिगम केवल सीधे अनुभवों से नहीं होता। मैं हमेशा सोचती थी कि खुद ठोकर खाकर ही इंसान सीखता है। लेकिन ये दूसरों को देखकर या अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है। हमारा दिमाग हर पल अपने आसपास के वातावरण से जानकारी सोख रहा है। बिल्कुल। और श्रोताओं को बता दूं कि आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस बात की तह तक जाएं कि इंसान का दिमाग नई चीजें कैसे ग्रहण करता है। हाँ, हम अधिगम के विभिन्न प्रकारों, इसके पीछे काम करने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और अंत में हमारी अपनी सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने वाली नीतियों का एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तो शुरुआत प्रकारों से करते हैं। अक्सर ये जिज्ञासा होती है कि क्या हर चीज को सीखने का तरीका एक ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत मुख्य रूप से अधिगम को 4 प्रकारों में बांटते हैं: गत्यात्मक अधिगम, वाचिक अधिगम, संप्रत्यात्मक अधिगम और विभेदीकृत अधिगम। तो पहला जो है गत्यात्मक अधिगम, जिसे मोटर लर्निंग कहते हैं, ये वो है जिसमें हमारे शारीरिक कौशल शामिल होते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना या साइकिल चलाना। बिल्कुल, इन सब में शरीर और मांसपेशियों का एक विशेष तालमेल होता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक बार दिमाग में बैठ जाए तो इंसान इसे आसानी से नहीं भूलता। हाँ, कोई अगर 20 साल बाद भी साइकिल चलाए तो उसका शरीर अपने आप संतुलन बना लेता है। इसके ठीक विपरीत है वाचिक अधिगम, जो शब्दों, आवाजों और तस्वीरों के माध्यम से संचार करने का कौशल है। मनोविज्ञान के शुरुआती दौर में एबिंगहॉस का एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग है। हाँ, मैंने वो पढ़ा है, जब सार्थक शब्दों और निरर्थक शब्दों की तुलना की गई थी। इस प्रयोग में शोधकर्ताओं ने देखा कि अगर LUV या LOS जैसे शब्द याद करने हो, जिनका कोई अर्थ या साहचर्य दिमाग में पहले से मौजूद है, एग्जैक्टली, तो उन्हें याद करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर XUY या ZTR जैसे बेतरतीब और निरर्थक शब्दों को याद करना हो तो दिमाग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सार्थक शब्दों को निरर्थक शब्दों की तुलना में कहीं अधिक आसानी से सीखा जा सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा पैटर्न और अर्थ ढूंढने की कोशिश करता है। और अर्थ ढूंढने की ये जो इंसानी फितरत है ना, ये हमें अधिगम के तीसरे प्रकार की ओर ले जाती है, संप्रत्यात्मक अधिगम या कॉन्सेप्ट लर्निंग। हाँ, ये चीजों को पहचानने या उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटने का तरीका है। ब्रूनर, गुडनाउ और ऑस्टिन का 1956 का एक मशहूर प्रयोग है, जिसमें 81 कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल, उन कार्ड्स पर अलग अलग आकार, रंग और पैटर्न बने थे। प्रयोगकर्ता एक नियम सोच लेता था और प्रतिभागियों को
सिर्फ कार्ड देखकर ये पहचानना होता था कि कौन सा कार्ड उस छिपे हुए नियम का हिस्सा है। तो इस प्रयोग ने दिखाया कि इंसान कैसे बिखरी हुई जानकारी को प्रोसेस करके नए कॉन्सेप्ट्स बनाता है। जैसे जब एक बच्चा पहली बार ये समझता है कि हर 4 पैरों वाला जानवर कुत्ता नहीं होता, बल्कि कुछ बिल्लियां या गाय भी हो सकती हैं। हाँ, और यहीं पर चौथा प्रकार विभेदीकृत अधिगम काम आता है। ये विभिन्न उद्दीपकों या समान दिखने वाली चीजों के बीच फर्क करने की क्षमता है। सही कहा। जब कोई इंसान 2 एक जैसी दिखने वाली कारों के मॉडल में अंतर करना सीख जाता है या 2 जुड़वा चेहरों को अलग अलग पहचानने लगता है, तो वह विभेदीकृत अधिगम का ही उपयोग कर रहा होता है। इन प्रकारों को समझने के बाद अब हम मनोविज्ञान के उस सबसे मशहूर हिस्से में प्रवेश करते हैं जिसने इंसान के व्यवहार को देखने का नजरिया ही बदल दिया। आप अधिगम के सिद्धांतों की बात कर रही हैं। बिल्कुल, और इसमें सबसे पहला नाम आता है इवान पावलोव का, जिन्होंने क्लासिकी अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। दिलचस्प बात यह है कि पावलोव कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे। वे एक शरीर शास्त्री थे जो कुत्तों के पाचन तंत्र और लार ग्रंथियों पर काम कर रहे थे। हाँ, पावलोव ने अपने प्रयोग के दौरान देखा कि स्वाभाविक रूप से जब कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता है तो उसके मुंह में लार आना एक सहज और प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें कोई अधिगम शामिल नहीं है। नहीं, क्योंकि भोजन एक प्राकृतिक ट्रिगर है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब पावलोव ने भोजन देने से ठीक पहले एक घंटी बजाना शुरू किया। घंटी अपने आप में एक तटस्थ चीज है। बिल्कुल, किसी भी सामान्य कुत्ते के मुंह में सिर्फ घंटी बजने से लार नहीं आती। लेकिन जब बार बार घंटी बजने के तुरंत बाद भोजन दिया गया तो कुत्ते के दिमाग ने उस तटस्थ घंटी और प्राकृतिक भोजन के बीच एक मजबूत संबंध बना लिया। और परिणाम ये हुआ कि केवल घंटी बजने पर ही कुत्ते के मुंह में लार आनी शुरू हो गई, भले ही उसे भोजन न दिया गया हो। कुत्ते ने सीख लिया था कि घंटी की आवाज का सीधा मतलब है कि भोजन आने वाला है। इसे ही अनुबंधन कहते हैं, जहां एक पूरी तरह से असंबद्ध चीज किसी गहरी शारीरिक या मानसिक प्रतिक्रिया का ट्रिगर बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या दिमाग में बनी ये नई वायरिंग हमेशा के लिए छिप जाती है? हमारे स्रोत बताते हैं कि इसे पलटा भी जा सकता है, जिसे विलोपन या एक्सटिंक्शन कहा जाता है। मतलब अगर कुत्ते को घंटी की आवाज के बाद लगातार कई बार भोजन ना दिया जाए तो धीरे धीरे वो लार टपकाना बंद कर देगा। उसका दिमाग समझ जाएगा कि अब इस घंटी का कोई अर्थ नहीं रहा। ये तो समझ आता है, पर क्या सीखी गई बात पूरी तरह से भुलाई जा सकती है? यही मनोविज्ञान का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, स्वतः पुनरावर्तन या स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अगर विलोपन हो जाने के बाद उस कुत्ते को कुछ समय का लंबा विश्राम दिया जाए, अच्छा, और अचानक एक दिन फिर से वही घंटी बजाई जाए, तो कुत्ता फिर से लार टपकाने लगता है। ये साबित करता है कि वो बात दिमाग से पूरी तरह मिटी नहीं थी, बस नई परिस्थितियों के कारण दब गई थी। बाप रे, यही कारण है कि इंसानों में पुरानी आदतें जो सालों पहले छूट चुकी होती हैं, अचानक किसी पुराने ट्रिगर के मिलने पर वापस लौट आती हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ही डरावना सच है कि हमारी भावनाएं भी इसी तरह किसी अनजान चीज से जुड़ सकती हैं। हाँ, वॉटसन का द लिटिल एल्बर्ट प्रयोग इसी बात को साबित करता है। ये प्रयोग बताता है कि इंसानी डर भी पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने 9 महीने के एक छोटे बच्चे, जिसे एल्बर्ट कहा गया, उसके साथ ये प्रयोग किया था। शुरुआत में एल्बर्ट को सफेद चूहों या खरगोशों से कोई डर नहीं लगता था। नहीं, वो तो उनके साथ खेलता था। लेकिन फिर वॉटसन ने एल्बर्ट के पीछे एक लोहे की छड़ पर हथौड़े से जोरदार प्रहार करके एक बहुत भयानक और तेज आवाज पैदा करनी शुरू कर दी। और ये ठीक उसी वक्त किया गया जब एल्बर्ट चूहे को छूने की कोशिश करता। जाहिर है वो तेज आवाज स्वाभाविक रूप से किसी भी इंसान में डर पैदा करेगी। बिल्कुल, लेकिन जब इस भयानक आवाज को बार बार उस सफेद चूहे के साथ जोड़ा गया तो एल्बर्ट उस सफेद चूहे को देखते ही रोने और कांपने लगा। यहां तक कि अगर कोई आवाज ना भी की जाए तब भी चूहे की मौजूदगी ही उसके लिए खौफ का कारण बन गई। उसने एक मासूम जानवर को एक भयानक खतरे के साथ जोड़ लिया था। और इस प्रयोग का सबसे भयानक हिस्सा वो था जिसे मनोविज्ञान में सामान्यकरण या जनरलाइजेशन कहते हैं। एल्बर्ट का डर केवल उस एक सफेद चूहे तक सीमित नहीं रहा। हाँ, उसका दिमाग इतना खौफजदा हो गया कि वो हर सफेद और रुएदार चीज से डरने लगा। चाहे वो सफेद खरगोश हो, सांता क्लॉस का मुखौटा हो या यहाँ तक कि रुई का एक साधारण टुकड़ा।
ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि वयस्क जीवन में हमारे कई ऐसे फोबिया जिनका कोई तार्किक आधार नहीं होता, वे शायद बचपन की किसी ऐसी ही अनुबंधित घटना का परिणाम होते हैं। ये बिल्कुल सही कहा। और इसी अनुबंधन की कड़ी में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर सिद्धांत है, निसहाय अधिगम या लर्न्ड हेल्पलेसनेस। इसे मार्टिन सेलिगमन ने पेश किया था। ये 60 के दशक वाला कुत्तों पर किया गया प्रयोग है ना? हाँ, सेलिगमन ने कुत्तों पर प्रयोग करते हुए देखा कि जिन कुत्तों को शुरुआत में ऐसे बिजली के झटके दिए गए जिनसे बचने का कोई रास्ता नहीं था, उनके व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आया। किस तरह का बदलाव? बाद में जब उन कुत्तों को एक ऐसे खुले बक्से में रखा गया जहां वे आसानी से कूदकर झटके से बच सकते थे, तब भी उन्होंने भागने की कोई कोशिश नहीं की। वे बस वहीं पड़े रहे और दर्द सहते रहे। ओहो, मतलब उनके दिमाग ने ये स्वीकार कर लिया था कि उनके किए गए किसी भी प्रयास का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। उन्होंने निसहाय होना सीख लिया था। एग्जैक्टली। ये सिद्धांत आज मनोविज्ञान में अवसाद या डिप्रेशन को समझने का एक बहुत बड़ा आधार है। हाँ, जब किसी इंसान को जीवन में बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां कोशिशों के बावजूद असफलता ही हाथ लगती है, तो दिमाग मान बैठता है कि स्थिति को बदलना नियंत्रण से बाहर है। और इसके बाद वो व्यक्ति उन जगहों पर भी कोशिश करना छोड़ देता है जहां वो आसानी से जीत सकता था। ये बहुत ही गहरी बात है। क्लासिकी अनुबंधन में तो हमने देखा कि ट्रिगर या घटना पहले होती है और प्रतिक्रिया बाद में। लेकिन क्या होता है जब किसी काम का परिणाम हमारे अगले कदम को तय करता है? यहीं से चर्चा क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग की ओर मुड़ती है, जिसे B.F. स्किनर ने विकसित किया था। स्किनर का मानना था कि कोई भी व्यवहार उसके परिणामों के आधार पर मजबूत या कमजोर होता है। उन्होंने चूहों और लीवर वाला स्किनर बॉक्स प्रयोग किया था। बिल्कुल। एक भूखे चूहे को बॉक्स में रखा गया। जब चूहा घूमते हुए संयोग से लीवर दबाता तो उसे भोजन का एक टुकड़ा मिलता। भोजन एक इनाम था। क्योंकि चूहे को अपनी उस क्रिया का एक सकारात्मक परिणाम मिला, तो उसने बार बार वो लीवर दबाना शुरू कर दिया। इसे प्रबलन या रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। हाँ, और प्रबलन हमेशा किसी व्यवहार को बढ़ाता है। ये दो तरह का होता है, धनात्मक प्रबलन और ऋणात्मक प्रबलन। धनात्मक प्रबलन का सीधा सा मतलब है व्यवहार के बाद कोई अच्छी चीज मिलना, जैसे ऑफिस में अच्छा काम करने पर बोनस मिलना। सही। लेकिन जहां तक बात ऋणात्मक प्रॉब्लम की है, लोग अक्सर इसे सजा या दंड समझ लेने की भूल करते हैं। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। ऋणात्मक प्रबलन दंड नहीं है। इसका मतलब है किसी अवांछित या तकलीफदेह चीज का जीवन से हट जाना। बिल्कुल। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझा जा सकता है। तेज सर्दियों में जब कोई व्यक्ति कांप रहा होता है तो वो स्वेटर पहन लेता है। स्वेटर पहनने से ठंड दूर हो जाती है। यहाँ स्वेटर पहनने का जो व्यवहार है उसे मजबूती मिली, क्योंकि उसके कारण एक तकलीफदेह चीज यानी ठंड हट गई। भविष्य में वो व्यक्ति फिर से स्वेटर पहनेगा। दूसरी ओर दंड या पनिशमेंट का उद्देश्य हमेशा किसी व्यवहार को कमजोर करना या रोकना होता है, जैसे नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाना, ताकि वो गलती दोबारा ना हो। स्किनर के इन सिद्धांतों का उपयोग जटिल काम सिखाने के लिए शेपिंग नामक तकनीक में भी किया जाता है। शेपिंग में किसी भी बड़े या मुश्किल काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और हर छोटे सही कदम के लिए प्रबलन दिया जाता है। आधुनिक तकनीक की दुनिया में हमारे मोबाइल ऐप्स और गेमिंग एल्गोरिदम बिल्कुल इसी शेपिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम छोटे छोटे रिवॉर्ड्स पाकर उस ऐप से चिपके रहें। और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका एक और बहुत ही दिलचस्प रूप देखने को मिलता है, जिसे प्रीमैक्स सिद्धांत कहते हैं, जिसे आम बोलचाल में दादी माँ का नियम भी कहा जाता है। हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि किसी बहुत अधिक पसंद किए जाने वाले काम का उपयोग किसी कम पसंद किए जाने वाले काम को करवाने के लिए एक इनाम के तौर पर किया जा सकता है। जैसे जब कोई खुद से कहता है कि अगर मैं 1 घंटे बैठकर ये बोरिंग रिपोर्ट पूरी कर लूं तो उसके बाद मैं अपनी पसंदीदा वेब सीरीज देखूंगा। एग्जैक्टली। यहाँ सीरीज देखना, जो कि पसंदीदा काम है, वो रिपोर्ट पूरी करने के लिए एक प्रबलन का काम कर रहा है। अब तक हमने जो भी अधिगम देखा उसमें प्राणी सीधे तौर पर इनाम, सजा या अपने खुद के अनुभवों से सीख रहा था। लेकिन अधिगम का एक तीसरा रूप भी है, सामाजिक और संज्ञानात्मक अधिगम। एल्बर्ट बैंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बताता है कि इंसान सिर्फ अपने अनुभवों से नहीं, बल्कि दूसरों को देखकर उनका निरीक्षण करके भी बहुत कुछ सीखता है। इस बात को साबित करने के लिए उनका बोबो डॉल प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इस प्रयोग में छोटे बच्चों के एक समूह को
एक फिल्म दिखाई गई जहां एक वयस्क व्यक्ति एक हवा भरी हुई बड़ी सी प्लास्टिक की गुड़िया, जिसे बोबो डॉल कहते हैं, उसके साथ बहुत आक्रामक व्यवहार कर रहा था। हाँ, वो उस डॉल को धकेल रहा था, मुक्के मार रहा था और उस पर चिल्ला रहा था। बाद में जब उन बच्चों को उसी बोबो डॉल के साथ एक कमरे में छोड़ दिया गया तो नतीजे बहुत ही हैरान करने वाले थे। बिल्कुल, उन बच्चों ने हूबहू उसी आक्रामक व्यवहार की नकल की। उन्होंने गुड़िया को वैसे ही मारा, पीटा और वही शब्द दोहराए। इसके विपरीत जिन बच्चों ने एक ऐसे मॉडल को देखा था जो गुड़िया के साथ शांति से खेल रहा था, उन्होंने कोई आक्रामकता नहीं दिखाई। ये प्रयोग स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमारे आसपास का माहौल, हम टीवी पर क्या देखते हैं और हमारे बड़े कैसे व्यवहार करते हैं, ये सब जाने अनजाने में हमारे दिमाग में छपरा होता है। हम हर पल अपने आसपास के लोगों को मॉडल कर रहे होते हैं और इसी मानसिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग, जहां सारा जोर इस बात पर होता है कि दिमाग के अंदर जानकारी कैसे प्रोसेस हो रही है। इसमें एडवर्ड टॉलमैन का अव्यक्त अधिगम यानी लेटेंट लर्निंग का सिद्धांत बहुत ही अनोखा है। टॉलमैन ने चूहों के एक समूह को एक बहुत ही जटिल भूल भुलैया में बिना किसी इनाम या भोजन के कई दिनों तक घूमने के लिए छोड़ दिया था। बाहर से ऐसा लग रहा था कि वे चूहे बस यूं ही भटक रहे हैं और उन्होंने भूल भुलैया के बारे में कुछ नहीं सीखा है। लेकिन 11वें दिन जब भूल भुलैया के आखिरी छोर पर भोजन रखा गया तो उन चूहों ने बिना किसी गलती के तुरंत रास्ता पार कर लिया और भोजन तक पहुंच गए। ये साबित करता है कि उन चूहों ने बिना किसी इनाम के भी उस पूरी जगह का एक मानसिक नक्शा अपने दिमाग में बना लिया था। सही बात है, ज्ञान उनके अंदर मौजूद था, बस उसका प्रदर्शन तब तक नहीं किया गया जब तक कि उसके लिए कोई ठोस कारण या इनाम नहीं मिला। और संज्ञानात्मक अधिगम का एक और शानदार रूप है सूझ अधिगम या इनसाइट लर्निंग, जिसे गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर ने दुनिया के सामने रखा। यह वो पल है जिसे हम अक्सर आहा मोमेंट कहते हैं, जब हम किसी जटिल समस्या में उलझे होते हैं और अचानक बिना किसी क्रमिक प्रयास के हमारे दिमाग में समाधान कौंध जाता है। कोहलर ने सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। उन्होंने सुल्तान को एक पिंजरे में रखा और उसके पसंदीदा केले को पिंजरे के बाहर उसकी पहुंच से दूर रख दिया। पिंजरे के अंदर एक छोटी छड़ी थी और बाहर केले के पास एक लंबी छड़ी रखी थी। सुल्तान ने पहले अपने हाथ से और फिर छोटी छड़ी से केले तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर वो निराश होकर पिंजरे में बैठ गया। कुछ देर बाद वो अचानक उठा। उसके दिमाग में पूरी स्थिति का एक नया चित्र बन गया था। उसने छोटी छड़ी उठाई, उससे बाहर रखी लंबी छड़ी को अपनी ओर खींचा और फिर उस लंबी छड़ी का इस्तेमाल करके केले को अपने पास खींच लिया। सुल्तान ने ये कोई बार बार प्रयास या गलती करके नहीं सीखा था। उसने समस्या के सभी टुकड़ों को अपने दिमाग में जोड़ा और अचानक उसे समाधान मिल गया। यही सूझ है। इन तमाम सिद्धांतों और प्रयोगों को समझने के बाद अब ये सवाल उठता है कि इन सब बातों का व्यावहारिक उपयोग क्या है। हम इन जानकारियों का इस्तेमाल करके अपनी खुद की सीखने की क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारी स्रोत इसके लिए 3 बहुत ही ठोस नीतियां सुझाते हैं जो किसी भी जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करती हैं। जो लोग किसी भी क्षेत्र में नया ज्ञान हासिल कर रहे हैं, उनके लिए ये नीतियां बहुत काम की हैं। पहली नीति है बिंबाविधान या इमेजरी। बिल्कुल, हमारा दिमाग शब्दों या अक्षरों की तुलना में तस्वीरों को कहीं अधिक आसानी से याद रखता है। अगर हम किसी से उनके घर की खिड़कियों की संख्या के बारे में पूछें तो वो व्यक्ति सीधे कोई गणितीय नंबर नहीं बताएगा। वो अपने दिमाग में अपने घर का एक मानसिक चित्र बनाएगा और कमरे दर कमरे घूमते हुए उन खिड़कियों को गिनेगा। किसी भी जटिल जानकारी को विजुअल छवियों या कहानियों में बदल लेने से वो दिमाग में गहराई से दर्ज हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण नीति है अभ्यास या रिहर्सल, जो कि केवल रटने तक सीमित नहीं है। अभ्यास 2 तरह का होता है। एक है अनुरक्षण अभ्यास या मेंटेनेंस रिहर्सल, जैसे किसी नए फोन नंबर को डायल करने तक मन ही मन बार बार दोहराना। ये जानकारी को केवल कुछ पलों के लिए काम चलाओ मेमोरी में रखता है। लेकिन दूसरा और सबसे असरदार तरीका है विस्तृत अभ्यास, इलैबोरेटिव रिहर्सल। विस्तृत अभ्यास में हम नई जानकारी को रटते नहीं हैं, बल्कि उसे किसी पुरानी, पहले से पता जानकारी के साथ जोड़कर गहराई से समझते हैं, उसके अर्थ पर ध्यान देते हैं। जब हम किसी नई बात को अपनी जिंदगी के अनुभवों या किसी पुरानी याद के साथ जोड़ लेते हैं, तो दिमाग में उस जानकारी तक पहुंचने के लिए नए न्यूरल रास्ते बन जाते हैं। और तीसरी बहुत ही कारगर नीति है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। इंसानी दिमाग को बिखरी हुई चीजें पसंद नहीं है, वो पैटर्न चाहता है।
इसलिए बिखरी हुई सूचनाओं को एक क्रम या समूह में बांध लेना बहुत मददगार होता है। स्रोत में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कुछ बेतरतीब शब्द याद रखने हैं, जैसे दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, लुधियाना, याक, ग्रीनविच और आउल। इन 7 अलग-अलग शब्दों को रटना काफी मुश्किल भरा काम है। लेकिन अगर हम चंकिंग या संगठन का इस्तेमाल करें और इन सभी शब्दों के पहले अक्षरों को मिला लें, DOLLYGO, तो ये डॉलीगो जैसा एक नया शब्द बन जाता है। अब दिमाग को 7 अलग-अलग चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, उसे बस एक अर्थपूर्ण इकाई याद रखनी है। आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अधिगम कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ स्कूल के दिनों में होती है। ये एक सतत जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। पैवलोव के कुत्तों के अनुबंधन से लेकर स्किनर के बॉक्स में परिणामों से सीखने तक, और बेंडूरा के प्रयोग में दूसरों को देखकर नकल करने से लेकर कोहलर की अचानक आई सूझ तक, हमारा दिमाग लगातार पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठा रहा है। ये सारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हर पल हमारे अंदर चल रही हैं और हमें यह एहसास भी नहीं होता कि हमारे फैसले कितने स्वतंत्र हैं और कितने अनुबंधित। ये एक बहुत ही गहरा प्रश्न उठाता है जो मैं सभी श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहूँगा। अगर हमारे बहुत से डर, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे काम करने के तरीके और यहाँ तक कि हमारी सफलताएं भी केवल हमारे पर्यावरण द्वारा अनुबंधित हैं या महज दूसरों को देख के कॉपी की गई हैं, तो क्या हम जानबूझकर अपनी सबसे बुरी आदतों और डरों को अनलर्न या खत्म करने का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकते हैं? ये सच में एक जबरदस्त सवाल है। हाँ, अगली बार जब किसी चीज से बेवजह डर लगे या कोई पुरानी गलत आदत अचानक दोहराई जाए, तो इंसान को खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या ये वाकई मेरी अपनी स्वतंत्र चॉइस है या ये सिर्फ एक सीखी हुई अनुबंधित प्रतिक्रिया है जिसे मैं बदल सकता हूँ? यह सच में आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। अधिगम का यह विज्ञान हमें केवल ये नहीं बताता कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, बल्कि ये हमें ये शक्ति भी देता है कि हम अपने जीवन को एक नए सांचे में ढाल सके। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे व्यवहार और सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को आज एक बिल्कुल नए नजरिए से समझा गया होगा। इस ज्ञान को और अपने खुद के अनुबंधन को अपने आसपास के जीवन में आजमाते और खोजते रहें। नमस्कार।